नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल। आज 5 अक्टूबर 2023 है और दिन है गुरुवार। आज की महत्वपूर्ण खबरों को यहाँ पर हम विश्लेषण करने वाले हैं, साथ ही साथ में एडिटोरियल वाले हिस्से को भी कवर करेंगे। तो 3-4 दिन का गैप हो गया है, मैं नहीं डाल पाया था। मामा जी ख़त्म हो गए थे तो गांव जाना पड़ा था, इसी के चक्कर में वीडियो नहीं डाल पाया हूं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितने भी दिन का गैप हुआ है सारे के सारे न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम आज क्या करने वाले हैं, इसके बाद प्रीवियस जो डेज़ हैं उनके भी न्यूज़ का यहाँ पर हम विश्लेषण करने वाले हैं। तो आज की जो शुरुआत है हम एडिटोरियल वाले हिस्से से करने वाले हैं। एडिटोरियल में पहला नंबर का जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वो चिलिंग इफ़ेक्ट से रिलेटेड है। चिलिंग इफ़ेक्ट हम किसको बोलेंगे? नॉर्मली संविधान ने हमें गारंटी दिया है भाई कि हम जो है अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, कहीं भी जाकर आप बच सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच की गारंटी हमको संविधान देता है। लेकिन कुछ कुछ मामले ऐसे हैं जहां पर आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रभावित होती है, और जहां कहीं भी उस पर सरकार के द्वारा रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है तो उसको हम चिलिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। कुल मिलाकर के हम अपने विचार हैं, हम सरकार के प्रति क्या सोचते हैं, ठीक है, किसी न किसी प्रकार से हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। यदि ऐसा किया जा रहा है तो उसको हम चिलिंग इफ़ेक्ट बोलते हैं। तो यही जो चिलिंग इफ़ेक्ट है 2 बार रिपीट हो गया है। एक जब इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के समय में, और दूसरा इमरजेंसी की कंडीशन यहाँ पर पैदा हो गई है जब यहाँ पर जो न्यूज़ क्लिक न्यूज़ साइट है या फिर न्यूज़पेपर है उसके जो हेड हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, कि इनको जो है ये सरकार की आलोचना करते हैं, सरकार का दिमाग ख़राब हो गया। ठीक है, तो क्या काम की, उनको सरकार को ये लगता है कि चाइना इसको पैसा भेज रहा है, इसको गिरफ्तार करो, इसको थोड़ा सा सबक सिखाते हैं। अब बेचारा ये जो व्यक्ति है न्यूज़ को चला रहा है, न्यूज़पेपर को चला रहा है या फिर न्यूज़ वेबसाइट को चला रहा है, तो कुल मिलाकर के संविधान ने जो इसको गारंटी दी है, पार्टिकुलरली न्यूज़ चैनल वाले और मीडिया वाले को गारंटी देती है सरकार। सरकार क्या कानूनी गारंटी रहती है कि ये लोग जो है हमारा, जैसे कि सरकार हो गई, सुप्रीम कोर्ट हो गई, उसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण स्तंभ है हमारे न्यूज़ चैनल वाले। ठीक है, ये देश दुनिया की आवाज़ उठाते हैं, लोगों की दबी हुई आवाज़ को उठाते हैं, लोगों का जो हक छीना जा रहा है उसको दिलाने का काम करते हैं। इसीलिए इनको कभी भी सप्रेस नहीं किया जाता है, इनको हमेशा सरकार से फ्री रखने की बात करी जाती है। ऐसा ना हो कि सरकार इनके ऊपर कब्जा कर ले और जो सरकार चाहती है वही ये न्यूज़ चैनल वाले दिखाना चालू कर दें, और नहीं दिखाते हैं तो फिर इस प्रकार से गिरफ्तारी की घटनाएं हमको देखने को मिल जाती हैं। चिलिंग इफ़ेक्ट के बारे में बताया जाता है कि किसी भी तरीके से यदि हम स्पीच को, जो फ्री स्पीच है उसको कर्ब कर रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट को कानून के द्वारा एंड कुछ एक्शंस के द्वारा, जिसके माध्यम से फ्री एक्सप्रेशन को टारगेट किया जाता है, इसको हम चिलिंग इफ़ेक्ट बोलते हैं। रियल वर्ल्ड की यदि हम बात करें, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर इंडिविजुअल को शांत रखा जाता है जबकि वो कुछ कुछ चीज़ जान रहा है कि भाई ये गलत है, लेकिन वो अपनी आवाज़ को नहीं उठा पा रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी गलत लग रही है लेकिन आवाज़ उठा नहीं पा रहा है। इट हैपन्स ड्यू टू फियर ऑफ केसेस। ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे ऊपर कहीं सरकार केस ना कर दे, ठीक है, कहीं मुझे कोई एब्यूज़ ना करने लग जाए, कहीं मेरे प्रति कोई हेट्रेस ना फैलाने लग जाए, कहीं मेरे प्रति मॉब वायलेंस ना हो जाए। इस कारण से भी व्यक्ति क्या है ना, चुपचाप पड़ा रहता है। इसी को हम बोलते हैं चिलिंग इफेक्ट। आप शांत हो गए हैं। हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी को लीड करने वाली जो रिजीम है उसने न्यूज़ वेबसाइट के ऊपर कुछ एक्शन लिया है। Even for a government that has shown itself to be intolerant of critical journalism, जबकि सरकार कह रही है कि हम पत्रकारिता क्षेत्र को फ्री रखना चाहते हैं, ठीक है, जो क्रिटिकल जर्नलिज्म है वो हमारे लिए असहनशील है, ठीक है, हम उसके प्रति सहिष्णुता नहीं बरत सकते हैं। लेकिन जो एक्शन लिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से न्यूज़ वेबसाइट न्यूज़ क्लिक के ऊपर, इसका मतलब ये है कि सरकार बदला ले रही है। कुल मिलाकर के उसको हरासमेंट करने की कोशिश कही गई है।
अब हम बात करते हैं जो स्पेसिफिक एलिगेशन लगाए गए हैं उसको सरकार ने डिस्क्लोज़ नहीं करी है। भाई यदि आप किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो उन आरोपों को जनता के सामने रखिए ना, उसको डिस्क्लोज करने की बात यहाँ पर करी जा रही है। लेकिन किसी भी प्रकार से स्पेसिफिक एलिगेशन को डिस्क्लोज नहीं किया गया है। एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरखस्त्या, नाम भी ऐसा है कि कभी कभी तो लेते भी नहीं जानता, पुरकायस्थ, ठीक है, प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी करी गई है। ये इसके हेड थे। इसके साथ साथ में एक और पर्सन है जिनको अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के माध्यम से गिरफ्तार किया गया है। कभी देशद्रोही वाला मामला, कभी प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी, कभी आईटी एक्ट। इस प्रकार से कानून हमारे पास बहुत सारे हैं जिनका मिसयूज़ होते रहता है। आगे बात करी जा रही है चाइना से इनको पैसा मिल रहा है। इसी के चलते चलते चाइना की जुबान ये न्यूज़ वाले बोलते हैं, ऐसा सरकार का कहना है। तो कुल मिलाकर के इसको लिंक किया जा रहा है कि क्या इनको टेरर फंडिंग तो नहीं मिल रही है, चाइना तो नहीं दे रहा है इनको पैसा आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए। इसके बाद हम बात यदि करें कि ये जो न्यूज़ क्लिक वाले हैं, न्यूज़ वेबसाइट वाले लोग हैं, इनके भी कुछ अधिकार हैं। यदि आप इनको गिरफ्तार कर रहे हैं तो आपको एफआईआर की कॉपी देना पड़ेगा इनको कि भाई आपको एफआईआर क्यों, आपके ऊपर क्यों एफआईआर दर्ज करी गई है, कौन कौन सी धाराएं आपके ऊपर लगाई गई हैं, क्यों लगाई गई हैं। इसके बाद चार्जशीट आपको दाखिल करना चाहिए कोर्ट में जा कर के, तो ऐसा भी कुछ यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। जर्नलिस्ट, कंट्रीब्यूटर एंड एम्प्लॉय एसोसिएटेड विद इट हैव बीन सब्जेक्टेड टू रेड। इसकी जगह में उनके घर में रेड डाले जा रहे हैं, उनके मोबाइल फ़ोन को जब्त कर लिया जा रहा है, लैपटॉप को जब्त कर लिया जा रहा है। इस प्रकार की घटनाएं हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस प्रकार से जो एक्शन लिए जा रहे हैं न्यूज़ वेबसाइट के ऊपर में, वो आज के समय में न्यू नहीं है। इट हैज़ बीन अंडर द स्क्रूटनी ऑफ ईडी एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिंस 2021 से ही यहाँ पर ईडी ने छापे मारना चालू कर दिया था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड मारना चालू कर दिया था विथ सीजर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को सीज किया गया है, लेकिन चार्जशीट इनके खिलाफ में दायर नहीं करी गई थी। काम पूरा हो रहा है लेकिन कागजी कार्रवाई कुछ नहीं होती है। इसके बाद केस चले जाता है दिल्ली, और दिल्ली में इनको राहत मिलती है। तो इनको जो है अंतरिम प्रोटेक्शन दिया गया है पुरकायस्थ को कि आप इनको अभी अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ में ईडी भी किसी प्रकार का कोएर्सिव एक्शन नहीं ले सकता है इस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ में। कोएर्सिव का मतलब होता है दंडात्मक कार्यवाही। इसके साथ साथ में लोअर कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है एक कंप्लेंट को जिसको फाइल किया गया था आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से इसी सिमिलर मैटर के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट जो इनके ऊपर आरोप लगा रही है तो उसको आरोप लगाने की जड़ कहाँ पर मिली और कौन कौन से एक्शन उसने लिए थे। तो सरकार के माइंड में आया था, द न्यूयॉर्क टाइम में एक आर्टिकल छापा गया था, ठीक है, और यहाँ पर जो इन्वेस्टर लोग हैं न्यूज़ क्लिप में जो पैसा लगा रहे हैं उनकी गलत मंशा थी। ऐसा किसने कहा? न्यूयॉर्क टाइम में कहा। एंड एलिग्स हिज प्रॉक्सिमिटी टू चाइनीज़ गवर्नमेंट, और वहाँ पर आरोप लगाया गया था कि ये जो है सीधे सीधे चाइना की सरकार से संबंधित हैं या फिर उनसे सहायता पा रहे हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा कोई पॉइंट नहीं दिया था, स्पेसिफिक आर्टिकल नहीं लिखा था इसकी साइट में ऑन द साइट दैट अमाउंटेड टू इलीगल प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया। इंडिया के अगेंस्ट में इलीगल प्रोपेगेंडा इस वेबसाइट में हमको देखने को नहीं मिला है। इसके बाद कुल मिलाकर के देखा जाए ना तो जो हिस्ट्री थी, हिस्ट्री कुल मिलाकर के रिपीट हो रही है। जैसे कि इनके ऊपर जो कार्यवाही की गई है या फिर इनको जो जेल में डाला गया है, ये काम इमरजेंसी के समय में भी हुआ था और आज फिर से एक इमरजेंसी की कंडीशन ही पैदा हो गई है जहां पर जो एडिटर इन चीफ हैं इनको फिर से जेल में डाला गया है। तो जब इमरजेंसी लगी थी 1975 में, तो अंडर द ड्रैकोनियन मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, उस समय में कौन सा कानून चलता था? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट चलता था। और उस समय में ये स्टूडेंट एक्टिविस्ट हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के।
Today, history seems to be repeating itself, but without even the fig leaf of declared emergency. Declared emergency नहीं है, इसके बावजूद भी आप कंडीशन वही देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर जो अगला एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं वो कार्बन एमिशन को हमें कैलकुलेट करना है। इसके बाद कुछ प्रयास करने हैं कि कैसे करके हम कार्बन एमिशन को कम कर सकते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर फोकस किया जाता है कार्बन एमिशन की अकाउंटिंग के ऊपर में। सबसे पहले तो कौन कौन सी मेथड हैं जिनके माध्यम से हम कार्बन का कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसके ऊपर फोकस किया जाता है। इसके बाद कौन कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जिसके माध्यम से हम कार्बन एमिशन को कम कर सकते हैं, और कुल मिलाकर के जो भारत के नागरिक हैं, विश्व के नागरिक हैं, उनको हमें जिम्मेदार बनाने की ज़रूरत है। कार्बन अकाउंटिंग को यदि हम इस ग्राफ के माध्यम से समझें तो सबसे पहले कार्बन की अकाउंटिंग करी जाती है। CO2 उत्सर्जन का कैलकुलेशन किया जाता है, कोई कंपनी ने कितना CO2 का एमिशन करी है। इसके बाद इसको एक सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क में डाला जाता है, एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है, एंड यही एस्टिमेशन लगाता है अमाउंट ऑफ द कार्बन एंड ऑर्गेनाइजेशन एमिशन को। कितना कार्बन एमिट हुआ, कितना किसी कंपनी ने कार्बन का उत्सर्जन किया है, तो इसी को हम कार्बन अकाउंटिंग के रूप में जानते हैं। निबंध यदि लिखने के लिए हमें कभी आता है तो उसमें बोला जाएगा सच ए सिस्टम ऑन द लाइन ऑफ फाइनेंशियल बैलेंस शीट विल हेल्प ब्रिंग द नेशन अंडर द वन कार्बन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। इसमें फोकस किया जाता है कि जिस प्रकार से कंपनी या फिर किसी बैंक की अपनी बैलेंस शीट होती है, वो अपना लेखा जोखा करता है काम का, ठीक उसी प्रकार से यदि कार्बन के एमिशन का वो लेखा जोखा रखने लग जाएगा तो कुल मिलाकर के ऐसा सिस्टम हमारे देश को एक कार्बन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत लेकर के आएगा। तो ये लाइनें रहेंगी और हमको जो है 250 शब्दों में अपना आंसर लिखना पड़ेगा। सबसे पहले तो फाइनेंशियल बैलेंस शीट के बारे में हमें समझना होगा कि कोई बैलेंस शीट आखिर होती क्या है। तो बैलेंस शीट एक प्रकार से फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है किसी भी कंपनी का, जिसमें उस कंपनी के कितने एसेट हैं, कितनी लायबिलिटी है, कितना उसने कर्जा लिया है, कितना उसके पास माल पड़ा हुआ है, कितना रुपया भी उसके पास मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा इक्विटी कैपिटल कितनी है उसके पास में, टोटल डेब्ट कितना है पार्टिकुलरली टाइम पीरियड में। तो ये सारी जानकारी यदि स्टेटमेंट के माध्यम से हमें मिल रही है तो उसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं, फाइनेंशियल बैलेंस शीट उसको बोला जाता है। आज के समय में हम क्लाइमेट को पॉलीक्राइसिस बोल रहे हैं। पॉलीक्राइसिस जो टर्म यूज़ करी गई है वो एडम टूज के द्वारा दी गई है। इसमें कहा गया है कि देखिए इतने सारे जो क्राइसिस हो रहे हैं वो आपस में कनेक्ट हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्लाइमेट चेंज से। क्लाइमेट चेंज और कोई भी क्राइसिस आ रहा है, चाहे बादल फट रहा है, चाहे भूकंप आ रहा है, चाहे बाढ़ आ रही है, तो उसका सीधे सीधे रिलेशन है क्लाइमेट चेंज से। कुल मिलाकर के इससे हमारा जो प्लानेट है वो पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है, ना केवल थोड़े बहुत सेक्टर लेकिन सेवरल सेक्टर और डोमेन इससे प्रभावित हो रहे हैं। इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है? इसमें शामिल रहता है फिजिकल इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज आ रहा है तो उसका फिजिकल असर हमको देखने के लिए कैसा मिल रहा है, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ गया है, सी लेवल राइज हो गया है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट आ रहे हैं। इसके साथ साथ में कुछ सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल चैलेंजेस भी आते हैं यदि क्लाइमेट चेंज से कोई क्राइसिस आ रहा है। तो इंडिया की बात करें तो जो इंटर कनेक्शन है क्राइसिस, आपदा और क्लाइमेट चेंज के बीच में जो इंटर कनेक्शन है अलग अलग सेक्टर में हमको देखने को मिल जाती, जैसे कि एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, माइग्रेशन एंड फूड प्रोडक्शन दैट आर बीइंग इम्पेक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज। ये सारे के सारे सेक्टर क्लाइमेट चेंज से प्रभावित हैं। एनर्जी प्रभावित है, हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, सड़क, पुल, बांध प्रभावित है। लोगों की हेल्थ पर असर पड़ रहा है, लोग माइग्रेट कर रहे हैं, फूड प्रोडक्शन प्रभावित हो रहा है क्लाइमेट चेंज के चलते चलते। तो हमें जो है एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है, हमें थोड़ा सा शिफ्ट होने की ज़रूरत है, हमारे माइंडसेट को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हमें खड़ा करने की ज़रूरत है।
जैसे कि हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, इसी के माध्यम से नए नए स्टार्टअप खुले हैं, पब्लिक सर्विस संभव हो पाई है। हमें कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। इसके माध्यम से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमें खुलने वाली हैं, ठीक है। ताकि हम जो है कार्बन को हमेशा ध्यान में रखें जब भी हम कोई पॉलिसी बना रहे हैं एवरी लेवल पर, चाहे हाउस होल्ड लेवल हो, चाहे वो पंचायत लेवल हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो या फिर कंट्री लेवल हो। हाउस होल्ड लेवल मतलब लोकल लेवल, घर के लेवल पर। तो जो पहला कदम उठाने की ज़रूरत है वो होता है मेज़रमेंट का। सबसे पहले तो हमें मेज़र करना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ कितने व्यापक पैमाने पर उत्पादित हो रही है। पार्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन हो रहा है मोटरसाइकिल से या फिर अन्य सोर्सेज से, तो हमें उसको कैलकुलेट करना है कि कितना एमिशन हो रहा है। जब तक हम उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक हम अपनी पॉलिसी नहीं बना सकते हैं। पता चला कि 10 किलो हो रहा है और हम बना रहे हैं 5 किलो के लिए, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि सबसे पहले हमें मेज़रमेंट करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमें इंडिविजुअल के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। मैं खुद कितना कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हमें नेशन के ऊपर फोकस करना है कि हमारा देश किस लेवल पर CO2 का एमिशन कर रहा है। यदि हम जो है मेज़रमेंट कर लेते हैं सिस्टम को, वी कैन बिल्ड एन अकाउंटिंग सिस्टम। इसके बाद ही हम जो है अकाउंटिंग सिस्टम तैयार करेंगे जिससे हमारा क्या बैलेंस है, हमारी जो कार्बन बुक है वो हम तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर कार्बन बुक जो तैयार करी जा रही है इसका उल्लेख आगे किया गया है, इसको हम आगे समझेंगे। कुल मिलाकर के हम जो है ना, हमें फेमिलियर होना पड़ेगा फाइनेंशियल बैलेंस शीट के। जैसे कि फाइनेंशियल बैलेंस शीट होती है उसी प्रकार से कंपनियों को भी कार्बन एमिशन के लिए अपनी बैलेंस शीट तैयार करना पड़ेगा। बैलेंस शीट के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि ये जो बैलेंस शीट होती है कंपनी का पूरा लेखा जोखा है, कितना कर्जा है, कितना उनके पास पूंजी है, कितना माल पड़ा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से कार्बन का भी उनको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। लेकिन जो एग्जिस्टिंग कार्बन अकाउंटिंग methodologies है सच एज दूस चैम्पियन बाय कार्तिक रमन्ना एट ऑक्सफोर्ड आर ऑलरेडी कैपेबल ऑफ ट्रैकिंग कार्बन बैलेंस शीट एट कारपोरेट लेवल। एग्जाम्पल के तौर पर कार्बन अकाउंटिंग की जो मेथडोलॉजी है, मेथड है, जैसे कि कार्तिक रमन्ना ये ऑक्सफोर्ड से हैं, इन्होंने ऑलरेडी इतनी कैपेबिलिटी हासिल कर ली है कि ये कार्बन बैलेंस शीट को ट्रैक कर सकते हैं कारपोरेट लेवल पर। इसके बाद हमें जो है एक नेशनल कार्बन अकाउंटिंग सिस्टम लाने की ज़रूरत है ताकि ये एवोल्यूशनरी एंड रिवोल्यूशनरी जनरलाइजेशन कर देगा इन प्रकार के आइडिया को। ऐसे आइडिया को और ज़्यादा बढ़ावा देना है तो हम क्या काम कर सकते हैं, कार्बन अकाउंटिंग सिस्टम लेकर के आ सकते हैं जो कि नेशनल लेवल पर रहेगा। इसमें पूरा का पूरा देश एक साथ में आएगा, इसमें इंडिविजुअल भी शामिल रहेंगे, हाउस होल्ड शामिल हैं, एंड ये जो है एक कार्बन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत सबको लेकर के आने वाला है। तो इस प्रकार से ये जो हम चेंजेस देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, वी लुक एट ऑल ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन द वर्ल्ड। इसमें हम देखेंगे कि इंसान कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, इंसानों के अलग कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वर्ल्ड लेवल पर। तो ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी हो जाती है यदि हमारा ये इंटेंट है कि हम जो है कार्बन रिडक्शन गोल को इंटरलाइज करना चाहते हैं कि भाई हम उसको अंदर से कैसे करके मजबूत कर सकते हैं, चाहे वो कंट्री लेवल हो चाहे वो वर्ल्ड लेवल पर हो। इसके बाद आपको जो है कार्बन टैक्स रिटर्न फाइल करना है। जैसे नॉर्मली आप टैक्स देते हैं ना, आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से आपका टैक्स काटा जाएगा। इसके बाद आपने कितना एमिशन करे हैं उसकी फाइलिंग करेंगे, उसके बाद सरकार आपको आपका पैसा वापस करेगी। ऐसे ही तो नॉर्मली टैक्स में होता है, सरकार पहले काट लेती है, इसके बाद आप बताते हैं कि मैंने यहाँ पर सेविंग किया हूँ, उस हिसाब से मुझे पैसे वापस होते हैं। ठीक इसी प्रकार से कार्बन सिस्टम में भी ये नियम कानून आना चाहिए। इसके बाद कार्बन अकाउंटिंग में पब्लिक फाइनेंस की बात करी जाती है कि कैसे करके हम कार्बन अकाउंटिंग की प्रोसेस में
रुपए पैसा जो है ला सकते हैं, सरकार से जुटा सकते हैं, या फिर जनता से कैसे करके पैसे जुटाया जा सकता है। तो जो पब्लिक फाइनेंस होता है वो प्राइमरी मैकेनिज्म माना जाता है। कहीं भी डेवलपमेंट यदि हो रहा है तो सरकार को उसके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को अपना जो फंड है उसको शेयर करना पड़ेगा डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में, ईच कंपीटिंग विद द अदर फॉर एक्सचेकर्स पर्पस। तब जाकर के ये जो चीज़ें हैं ना वो एक दूसरे से compete कर पाएंगी, प्रतियोगिता ले पाएंगी और चीज़ें सस्ती हो पाएंगी। अगली जो बात यहाँ पर करी जाती है वो है मनी अकाउंटिंग को लेकर के। मनी अकाउंटेड एक प्रकार से इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इंटीग्रेटेड सिस्टम हम किसको बोलते हैं? जहाँ पर एक ही छत के नीचे सारे काम हो जाएं। एग्जाम्पल के तौर पर कोई यदि कंपनी स्थापित करी गई है तो रॉ मटेरियल को वो ला कर के रख ली एक जगह में, इसके बाद उस मटेरियल को लेकर के गई है मशीन में, मशीन से उसने कच्चा माल तैयार किया, उस कच्चा माल को फिर से वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बना दे रही है और फाइनल प्रोडक्ट अपने यहीं एक ही छत के नीचे निकाल दे रही है। पूरा का पूरा जो काम है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कोई भी कहीं पर एक चीज़ प्रभावित होती है तो पूरी चेन उसकी प्रभावित हो जाती है। ये होता है इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो ऑल द वे फ्रॉम स्पेंडिंग ऑफ इंडिविजुअल टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक ऐसा सिस्टम जो कि इंटीग्रेट कर देता है इंडिविजुअल की स्पेंडिंग को रिजर्व बैंक के साथ में। इससे हमें ये मदद मिलती है कि हम जो है मनी के सर्कुलेशन को ट्रैक कर सकते हैं कि मनी का सर्कुलेशन कहाँ हो रहा है। इंडिविजुअल से लेकर के आरबीआई तक हम इस चीज़ को देखते हैं कि मनी का सर्कुलेशन कहाँ कहाँ पर हो रहा है। द कीपिंग ऑफ अकाउंट मेक्स मनी विजुअल एंड मेक पब्लिक फाइनेंस अवेलेबल। इससे क्या फ़ायदा होगा? जनता को पैसा दिखेगा, सरकार को पैसा दिखेगा, पैसा कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ हमको खर्चा करने की ज़रूरत है। इसके बाद स्टॉक्स एंड फ्लोस ऑफ कार्बन आर नॉट ट्रैक्ड। यदि हम स्टॉक और फ्लोस ऑफ कार्बन को नहीं ट्रैक कर पा रहे हैं तो ये काफ़ी हमारे लिए दिक्कत की बात है अभी भी। इसका ये रिजल्ट होने वाला है कि जो प्रोग्रेसिव कार्बन टैक्स है जो कि पेनलाइज कर रहा है लार्ज बायर ऑफ पेट्रोल को, मोर देन एवरेज कंज्यूमर, हम उनको पेनलाइज नहीं कर पाएंगे। बड़ी बड़ी मात्रा में जो पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं और कार्बन एमिशन कर रहे हैं, इनको हम कैसे करके ट्रैक कर पाएंगे जब हमें हमारे स्टॉक के बारे में ही नहीं पता है, कार्बन का फ्लोस किधर जा रहा है ये हमें पता नहीं है। तो इन सब चीज़ों को हम पेनलाइज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद प्रोग्रेसिव कार्बन टैक्स की यहाँ पर बात करी जाती है। जितना ज़्यादा टैक्स एमिट करोगे उतना ही ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पर एक और न्यू टर्म यूज़ की गई है, कार्बन बुक। जैसे कि हम पहले भी कार्बन बुक के बारे में ऊपर सुने थे, तो कार्बन बुक के माध्यम से ये अनिवार्य हो जाएगा कि जो है कोई भी बिजनेस है या फिर कोई भी इंडिविजुअल है वो डिक्लेयर करेगा, रिपोर्ट तैयार करेगा उनकी कार्बन इनफ्लो और आउटफ्लो को। ठीक है, कितना इनफ्लो हो रहा है और कितना आउटफ्लो हो रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक किताब में तैयार करना है। एग्जाम्पल के तौर पर उसी को हम जो है कार्बन बुक बोल रहे हैं। इसी के माध्यम से कार्बन को हम विजिबल कर पाएंगे, कार्बन को हम विजिबल कर पाएंगे, कार्बन को हम देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, और ये हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक हिस्सा हो जाएगा। अदर गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी फाइनेंस्ड यूजिंग कार्बन सरप्लसेस। अदर जो गुड और सर्विस है इनको हम फाइनेंस कर सकते हैं कार्बन सरप्लसेस के माध्यम से। इसके बाद नेशनल कार्बन बजट की बात करी जाती है जिसका नाम रखा गया है फ्यूचर नेशनल कार्बन बजट। ये हमें हेल्प करेगा, हम इसके माध्यम से री इमेजिन कर पाएंगे हमारे देश की पूरी इकोनॉमी को। इसमें इंक्लूड है कुछ कुछ न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू फॉर्म ऑफ कलेक्टिव एक्शन ले सकते हैं यदि हमारे पास में कार्बन बजट हो। तो आप जो है इकोनॉमिक जीडीपी को बढ़ाने की बात मत करिए मनी के टर्म में, एज वी ऑलरेडी डू, जैसा कि हम ऑलरेडी से कर रहे हैं। देयर विल बी पैरेलल गोल ऑफ कार्बन जीडीपी विच कंट्री विल ट्राई टू रिड्यूस। हमें कार्बन जीडीपी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि कितना कार्बन कितनी जीडीपी के हिसाब से हम एमिट कर रहे हैं।
इसके बाद हम सीधे चलते हैं न्यूज़ वाले हिस्से की तरफ और देखते हैं पहले न्यूज़ को। तो पहली यहाँ पर जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से रिलेटेड है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बहुत सारे जो गरीब फैमिलीज़ हैं उनको सरकार की तरफ से फ्री गैस सिलेंडर प्रोवाइड किया गया, फ्री कनेक्शन प्रोवाइड किया गया था। अब ये तो बहुत अच्छी बात थी कि सबके घर में गैस सिलेंडर आ गया है, सबके घर में कनेक्शन हो गया है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर पैदा हो जाती है उसके प्राइस को लेकर के। 1100, 1200, 1300 रुपया जो है गैस सिलेंडर भरवाना गांव वालों के लिए बहुत मुश्किल की बात हो जाती है। गांव की इकोनॉमी ऐसी रहती है कि ज़्यादातर चीज़ें ये तो बहुत कम रेट में चलती हैं, वहाँ पर पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है। गांव की जो ज़्यादातर सर्विसेज हैं वो सस्ती आपको देखने को मिलेंगी, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो। लोग सस्ते कपड़े खरीदेंगे, सब्जी भाजी का दाम लो रहेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो वहाँ के जो लोग हैं इकोनॉमी को फ्री तरीके से एक दूसरे पर निर्भर होकर के चलाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर घर में चूल्हे जलाने की ही बात हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि कैसे करके हम अपने बजट को कम से कम कर सकते हैं, क्योंकि इनकम भी कम है। दैनिक मजदूरी आप देखते हैं कि 150 रुपया 200 रुपया मिल रहा है उनको दिन भर काम करने में, 8 घंटे काम करने के बावजूद। तो ऐसी कंडीशन में वो इतना महंगा सिलेंडर नहीं भरवा सकते हैं, तो क्या करते हैं, फिर कंडे और लकड़ी का सहारा लेना चालू कर देते हैं। एग्जाम्पल यहाँ तक मैं आपको दे सकता हूँ कि लोग सिलेंडर को कबाड़ी में बेचना उठा करके ले जा लेते हैं, ले जाओ इसको कबाड़ी में बेच दो। जब पैसे ही नहीं है, गैस ही नहीं भरवा पाएंगे तो वो सिलेंडर का कौन सा काम है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की यदि हम बात करें, जिसके माध्यम से सरकार एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड कर रही थी रूरल एरियाज़ में, पार्टिकुलरली ऐसे हाउस होल्ड जो कि गरीब तबके से आते हैं और बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बेनिफिशरीज को इसमें शुरू में शामिल किया गया था। तो टोटल यदि हम बात करें 9.58 करोड़ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हाउस होल्ड, इसमें से 1.18 करोड़ को 1.18 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2022-23 के दौरान में कोई भी रिफ़िल नहीं किया है, खाली हो गया, नहीं भरवा रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने केवल एक ही बार रिफ़िल करवाया है। तो कुल मिलाकर के जो लो रिफ़िल का रेट है वो यहाँ पर चिंता की बात बन जाता है इस स्कीम की एबिलिटी को, जिसके माध्यम से आप बेनिफिशरीज़ को वास्तव में फ़ायदा देना चाहते हैं। वहीं यदि हम इसके बेसिक की बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने लेकर के आई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की तरफ से इसको लाया गया है। ये केंद्र सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम मानी जाती है, जिसके माध्यम से क्लीन कुकिंग फ्यूल प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे कि एलपीजी। रूरल एंड डिप्राइव्ड हाउस होल्ड को ये स्कीम प्रोवाइड करी जा रही है, जैसे कि लोग फायरवुड, कोल, काउडंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, गाय के गोबर का इस्तेमाल करते हैं, कंडे का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए। तो इन सब चीज़ को कैसे करके हम रोक सकते हैं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल कुकिंग फ्यूल होते हैं ना, ये हेल्थ के ऊपर भी असर डालते हैं, इसके साथ साथ में कार्बन एमिशन भी इसके माध्यम से होता है। फीचर्स की यदि हम बात करें तो लगभग द स्कीम प्रोवाइड ए फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 1600 फॉर ईच एलपीजी कलेक्शन टू बीपीएल हाउस होल्ड। जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो कुल मिलाकर के फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है उनको 1600 रुपया का। इसके बाद एलोंग विथ ए डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन, आपको फ्री एलपीजी कनेक्शन मिल जाएगा। उज्ज्वला 2.0 विल प्रोवाइड फर्स्ट रिफिल एंड ए हॉट प्लेट फ्री ऑफ कॉस्ट टू द बेनिफिशरीज। आपको जो है पहली बार सरकार सिलेंडर भर के देगी। इसके बाद हम सीधे चलते हैं नोबेल प्राइज़ वाले हिस्से की तरफ, और केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज़ है वो दिया गया है क्वांटम डॉट के लिए। तो 3 ये साइंटिस्ट हैं, इनके नाम आप देख सकते हैं, मोंगी बावेंडी, लुइस ब्रूस, एलेक्सी इकीमोव। 2023 का जो नोबेल प्राइज़ है केमिस्ट्री के क्षेत्र में वो दिया गया है अलेक्सी एकीमोव, लुइस ब्रूस,
मोंगी बावेंडी फॉर देयर वर्क ऑन क्वांटम डॉट। तो क्वांटम विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है, इसलिए ये पुरस्कार उनको दिया जा रहा है। क्वांटम डॉट इस पर एक प्रकार से छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं जिसमें पेक्यूलर प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर पेक्यूलर वर्ड यूज़ किया गया है, तो पेक्यूलर का मीनिंग देख लेते हैं। पेक्यूलर का यहाँ तो हम मीनिंग नहीं दिखा रहा है, तो जो पेक्यूलर वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है उसका मतलब होता है कुछ अलग या फिर कुछ विचित्र किस्म के गुण का होना। इस प्रकार के जो पेक्यूलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमको वैरायटी ऑफ फील्ड में देखने को मिलती हैं, जैसे कि नए नए ज़माने के जो एलईडी स्क्रीन आ रहे हैं, इस यहाँ से लेकर के क्वांटम कंप्यूटर में इस प्रकार के क्रिस्टलों के गुण हमको देखने को मिल जाते हैं। क्वांटम डॉट आर ब्रिंगिंग द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड। क्वांटम डॉट जो है आज के समय में इंसानों को बहुत फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। एंड वी हैव जस्ट बिगन टू एक्सप्लोर देयर पोटेंशियल, और हमने उनके भीतर में क्या पोटेंशियल है उसको खोजना चालू कर दिया है, ऐसा कहना है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस का। रिसर्चर लोग ये बिलीव करते हैं कि दैट इन फ्यूचर क्वांटम डॉट कैन बी कंट्रीब्यूट टू फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक। मोबाइल आप देखेंगे आज के समय में उसकी स्क्रीन मुड़ जा रही है, कैसे संभव हो पा रहा है? क्वांटम डॉट के माध्यम से। इसके साथ साथ में सेंसर जो है छोटे हो जाएंगे, इसके साथ साथ में आप सोलर सेल जो बना रहे हैं उनको हम पतला से पतला बना सकते हैं। एंड परहैप्स इनक्रिप्टेड क्वांटम कम्युनिकेशन, और क्वांटम कम्युनिकेशन भी संभव हो पाएगा। इसके बाद थोड़ी सी और जानकारी है यहाँ पर क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड, इसको हम देख लेते हैं। नोबेल प्राइज़ से पार्टिकुलरली ये जुड़ी हुई है। तो जो क्वांटम डॉट होते हैं एक प्रकार से क्रिस्टल ही होते हैं। क्रिस्टल छोटे छोटे कण ही हैं जिनका साइज़ नैनोमीटर हो सकता है, 1 नैनोमीटर, कुछ नैनोमीटर इनकी चौड़ाई हो सकती है। होल्डिंग ओनली ए फ्यू थाउजेंड एटम, इनके पास में बहुत कम एटम मौजूद रहते हैं। यदि हम कंपेयर करेंगे किसी सिंगल ग्रेन ऑफ सैंड से, रेत का एक छोटा सा कण ले लीजिए, कैन होल्ड अराउंड ए सेक्टिलियन एटम। ठीक है, इतने में ही कितने सारे सेक्टिलियन एटम मौजूद हैं, तो उसको हम और भी साइज छोटा करते जा रहे हैं। द इलेक्ट्रॉन इन द डॉट्स एटम आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। हम जिनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर जो डॉट के एटम हैं इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास में रहते हैं, विथ लिटिल विगल रूम। तो कुल मिलाकर के पास पास में हैं, तो इनको इधर उधर घूमने के लिए ज़्यादा जगह नहीं मिल पाती। यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है विगल। विगल का मतलब होता है लचीलापन, और भी मीनिंग है फ्लटर, ट्विस्ट। ठीक है, जिगल, जॉगल, वैग, वेव। कुल मिलाकर के यहाँ पर विगल जो है मूवमेंट के लिए ही इस्तेमाल किया गया है। तो बहुत कम छोटी स्केल पर ही इनकी मूवमेंट हो पा रही है। द इफेक्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक आर मोर अपारेंट। इसके अलावा इसका जो असर होता है, ठीक है, इसका जो असर है कि क्या ये लोग असर डाल रहे हैं, इसके अंदर जो कण मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, एटम मौजूद है, तो वो जो प्रकटीकरण है यहाँ पर अपारेंट वर्ड यूज़ किया गया है, तो ये भी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रकट हो जाता है। कुल मिलाकर के जब कुछ जो लाइट है वो शाइन करेगी क्वांटम डॉट के ऊपर, लाइट को हम यहाँ पर डाल रहे हैं, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा एंड री इमिट करता है इट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। हमने किसी पदार्थ के ऊपर लाइट डाला है, अब लाइट को अपने इसमें ये सोखा है और फिर अलग फ्रिक्वेंसी में वो इसको एमिट कर रहा है। इसका कलर भी चेंज हो सकता है, जैसे कि कुछ एटम भी इसमें हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो कलर होता है वो डॉट के साइज़ के ऊपर निर्भर करता है, और इसी के चलते चलते तो हमको पिक्चर दिखाई देता है। द स्मॉलर डॉट द ब्लूअर द कलर ऑफ द री इमिटेड लाइट। जैसे कि छोटी डॉट है तो ब्लू कलर का वो लाइट छोड़ती है। तो यहाँ पर जो हम रिलेशन देख रहे हैं उस क्रिस्टल के डॉट का साइज और उसका कलर में जो चेंजेस आ रहा है वो
इलेक्ट्रॉन जो जंप कर रहे हैं लोअर टू हायर एनर्जी लेवल, इसी के चलते चलते ये चीज़ हो पा रही है। हम क्या काम कर रहे हैं, लाइट डाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जंप कर रहे हैं और कलर को चेंज कर दे रहे हैं। कुल मिलाकर के 1980 के दशक में डॉक्टर एकिमोव और जो डॉक्टर ब्रूस थे, इन्होंने सिंथेसाइज किया था पहला क्वांटम डॉट को ग्लास एंड ए लिक्विड में, रिस्पेक्टिवली प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ सच क्रिस्टल एंड कन्फर्मिंग देयर एबिलिटी। उन्होंने बताया कि ऐसे कुछ कण भी अवेलेबल हैं जो इस प्रकार की प्रॉपर्टीज़ हमको दिखाई देती है।